Okay, students, let us begin with the section 4 and last section of paper 1 2024 JEE Advanced. तो ठीक है, अभी तक सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में हमने कौन से टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कितना मार्क्स रहता है, कैसा स्टाइल रहता है, किस टेम्पर के क्वेश्चंस आए हैं वो देखे और उसको सॉल्व करने का कन्वेंशनल से भी बेहतर तरीका अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी देखे हमने। अब लास्ट वाला सेक्शन, सेक्शन 4, ये भी मतलब ईजियर साइड में ही आता है। अगर बाकी क्वेश्चन से या बाकी सेक्शन से कंपेयर करूं तो ईजियर साइड में ही रहता है। तो इसमें सेक्शन में क्या दिया हुआ है कि मैचिंग टाइप का, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देख लीजिए। अगर करेक्ट हुआ तो +3, गलत हुआ तो -1। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। उन चारों क्वेश्चंस में, ठीक है, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, चारों में 3 3 3 3 मार्क्स करके टोटल मार्क्स हो गया 12। अभी होगा क्या, एक क्वेश्चन हम तो देखेंगे आगे, फिर भी बोल देता हूँ। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें लिस्ट रहेगा 2, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे और लिस्ट 2 में कितने, 4 स्टेटमेंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 करके। लिस्ट 2 में इसमें बोल दिया है, देखिए 4 रहेंगे, PQRS 4 एंट्री रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा। और लिस्ट 2 में 5 ऑप्शंस रहेंगे, 1 2 3 4 5। वो 4 से मिलता हुआ, मतलब उन चारों से कनेक्ट करेंगे लिस्ट 2 का। लिस्ट 1 के 4 ऑप्शंस है, लिस्ट 2 के 4 ही ऑप्शंस कनेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन रहेगा जो कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी को कॉम्बिनेशन बना के लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 का मैचिंग का कॉम्बिनेशन बना के आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी। तो कौन से कॉम्बिनेशन में सही लिस्ट मैचिंग हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्व करूंगा तो देखे आप लोग देखोगे कि कितना ही आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक सा। कोई भी ये चैप्टर, अभी ये क्वेश्चन तो थर्मोडायनेमिक्स है, मिक्स में है, तो इसको पढ़ लिए तो बहुत इजी लगेगा। तो इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिखा रहा है। हम स्टेटमेंट में चले जाते हैं। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है, मेरे वजह से शायद कम दिखे क्वेश्चन, थोड़ा फिगर ज्यादा लंबा है। तो पहला दिखा रहा है वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें वर्क डन पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं ना। बाकी राइट साइड में काफी सारे क्वांटिटीज लिस्ट 2 में है, मैच करवाना है किसी ना किसी से, तो निकाल लेते हैं। क्या ही है इसमें, जे से के तक जाते हैं। देखिए इसमें J2K प्रेशर कांस्टेंट है P0, आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में क्या होता है, पी डीवी इंटीग्रेशन, वही होता है ना, पी डीवी इंटीग्रेशन। अब P अगर कांस्टेंट हो गया तो पी डीवी रह जाता है इंटीग्रेशन, ऐसा। अब अगर हम इसको एनआरटी से करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करेंगे अगर, तो दोनों साइड में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो एनआरडीटी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता जाने की जरूरत है, क्योंकि एनआर डेल्टा टी करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो जे से के तक हाँ हम देख लेते हैं। 1 मोल बोल रखा है क्वेश्चन में, तो एन का वैल्यू हो गया 1। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बोल रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें पता चल जाएगा। मोनोएटॉमिक बोल दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगा। अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस, अच्छा ठीक है। अब हमें वर्क डन निकालना है, पर पाथ बाय पाथ निकाल लेते हैं। पहले जे से के तक हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, मतलब आर डेल्टा टी मतलब कितना हो गया, टी फाइनल 3T0 देख लीजिए, माइनस T0। तो वर्क डन हमारा आ गया 2R T0, सिंपल। अभी के से एल तक जाते हैं। के से एल तक टेम्परेचर कांस्टेंट है 3T0 पे, दिख रहा है ना। ये वाला टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला है nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, या तो ये यूज कर सकते हैं। अब ग्राफ में V नहीं है, प्रेशर है, तो हम nRT ln P इनिशियल, P के टाइम उल्टा होता है, इनिशियल ऊपर फाइनल नीचे, तो P इनिशियल बाई P फाइनल, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर देते हैं। तो चलो एन आर, एन तो 1 हो गया, आर टी कितना है इसमें, के से एल तक टी है 3T0। अब लॉग में रखेंगे एल एन, पी फाइनल मतलब पी इनिशियल P0, पी फाइनल हो गया 2P0, तो इसमें P0 डिवाइडेड बाई 2P0 आ रहा है।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो पी नॉट कैंसिल, एल एन हाफ, हाफ का माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 3r t0 एल एन 2 हो गया। हाफ को हमने 2 टू द पावर माइनस 1 करके एल एन के पावर को सामने ले आया। अभी के से एल तक हो गया, एल से एम तक निकाल लेते हैं, एल से एम तक। इजी सही तो लग रहा है। तो एल से एम फिर से आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तो इसमें भी हमें देखना है, डेल्टा टी तो वही है, 2t, डेल्टा टी इस बार टी फाइनल ये वाला है और टी इनिशियल ये वाला है, ठीक है, इस पाथ में। तो इस बार हम करेंगे, टेम्परेचर घट गया है तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाई टी फाइनल मतलब टी नॉट माइनस 3t0, ठीक है। तो इसमें आ रहा है -2r t0। देखिए कैंसिल हो रहा है ना, एल से एम, ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। अभी लास्ट वाला पार्ट जो एम से जे तक है, इसको थोड़ा नीचे जाके करते हैं, एम से जे पार्ट। तो एम से जे पार्ट में क्या है, फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो पी इनिशियल बाई पी फाइनल करेंगे एल एन के अंदर। पी इनिशियल है 2p0, पी फाइनल है p0, ठीक है, टी है t0। सो ये हो गया एन आर, एन तो 1 है, एन आर t0 एल एन। पी इनिशियल था इस बार 2p0, पी फाइनल था p0। तो इसमें हमारा आर t0 एल एन 2 आ रहा है। अब टोटल वर्क डन पूछ रखा है पहला पी ऑप्शन में, वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो इस ऑप्शन को निकालने के लिए हम सारे पाथ को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो देख लो, 2r t0 इधर और -2r t0 इधर कैंसिल हो गया, और इस जगह पे है -3r t0 ln2, ठीक है। तो हम अगर टोटल नेट कर देंगे वर्क डन, तो इसमें r t0 ln2 और ऊपर से आएगा -3r t0 ln2, मतलब मिल रहा है -2r t0 ln2। सिंपल, ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, -2r t0 ln2, मतलब p मैच कर रहा है किससे, 4 नंबर ऑप्शन से। तो सेकंड ऑप्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस जेके। जेके देख लीजिए, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम यू यूज कर सकते हैं, डेल्टा यू, विच कुड बी रिटन एज, ठीक है ना, एफ आर डेल्टा टी बाई 2 वी कैन राइट, ठीक। एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक बोल रखा है, तो 3/2 आर डेल्टा टी में हमें क्या मिल रहा है, 3t0 माइनस t0, 3t0 माइनस t0। तो उसमें क्या आ रहा है, 3/2 आर मल्टीप्लाइड बाई 2t0, 2 कैंसिल होता है, तो 3r t0 हमारा इंटरनल एनर्जी मिल रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर दिया, एफ आर डेल्टा टी बाई 2। ओके, तो हम देख लेते हैं 3r t0 है कि नहीं। हाँ है, 3r t0 ऑप्शन 3 में ही है। जो ऑप्शन 3 है फिर इसके साथ मैच कर रहा है क्यू वाला पार्ट। ओके, अब आर में क्या दिया है स्टेटमेंट में, हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस के एल। के एल देख लेते हैं, के एल तो आइसोथर्मल पार्ट है, ठीक है, के एल आइसोथर्मल पार्ट बोल रहे हैं। अब आइसोथर्मल पार्ट में होता क्या है, के एल पार्ट है ना, आइसोथर्मल पार्ट में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो जो डेल्टा क्यू है वो हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो रहता है। तो अगर डेल्टा टी जीरो होगा, ठीक है, अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा। तो उसमें डेल्टा क्यू जो है वो एकदम से वर्क डन के इक्वल हो जाता है आइसोथर्मल में, हीट गिवन जो हमारा है। तो हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस के एल, क्या सीधा सीधा वर्क डन लिख देना। तो के एल पार्ट के लिए हमारा वर्क डन क्या आया था, ये वाला -3r t0 ln2। सो देख लीजिए -3r t0 ln2 ऑप्शन 5 में मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन 5 मैच कर रहा है हमारा स्टेटमेंट नंबर आर के साथ। अब लास्ट वाला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस एमजे। एमजे को देख लेते हैं, एमजे भी आइसोथर्मल पाथ है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, जीरो होगा। सिंपल सा बात है तो 2 में ये जीरो हो जाएगा, ये वाला हो गया। तो सारे स्टेटमेंट के साथ मैच करवाया, और लिस्ट 2 का 1 नंबर किसी के भी साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें हो गया हमारा एस।
तो ये मैंने पूरा किया, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो 2 निकालने के बाद। मान लीजिए पहले हमने P का निकाला था, ठीक है? तो P का 4 के साथ एक ऑप्शन है, P का 4 के साथ B ऑप्शन है, मतलब D और A हम शुरू में ही कैंसल कर सकते हैं, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ इसलिए पहले ही सब कुछ निकाल दिया, बाकी एग्ज़ाम में आप पहले दोनों को क्रॉस कर देना। उसके बाद C और B में हमें निकालना है, अब डिस्पैरिटी ढूँढिए, Q में ही अलग-अलग है, Q1 है, Q3 है, ठीक है? तो उसमें अब Q वाला देखते हैं, Q वाले में क्या आया? हाँ, Q वाले में ऑप्शन 3 दिखा रहा है, तो Q वाले में ऑप्शन 3 कौन सा है? ऑप्शन B में आ रहा है, तो ऑप्शन C भी हमने कैंसिल कर दिया, तो आंसर हमें मिल गया, ठीक है? तो ऑप्शन B देने से हमें +3 मिलेंगे, ऑप्शन B देने से हमें +3 मिलेंगे, अदरवाइज़ -1 अगर गलत हो गया तो, ठीक है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कैपेसिटर से दिया हुआ है, ये एकदम एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो लिस्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि बोला है कि 4 प्लेट दे रखा है, उसका डायमेंशन भी दे रखा है ए करके साइड, और गैप प्लेट्स के बीच में स्मॉल डी दे रखा है। उनमें कैपेसिटेंस सी नॉट, इसका फॉर्मूला दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है? ये फॉर्मूला दे रखा है, ओके? अब बोल रहा है कि अच्छा डी बहुत छोटा है। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में चले जाते हैं सीधा। अब बोल रहा है कि कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड, ठीक है? तो कोई भी कनेक्टेड नहीं है, S1 और S4 के बीच में कैपेसिटेंस पूछ रहा है बेसिकली इस तरह से, मतलब जैसे है प्लेट वैसे ही चारों हैं, 1 2 3 4 प्लेट। अब पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो एक का कैपेसिटेंस तो C नॉट दे रखा है, ठीक है? कैपेसिटेंस तो एक का C नॉट दे रखा है, तो हमें ढूंढना है इसका 1 2 3, बीच में 3 कैपेसिटर आ रहा है, C नॉट C नॉट C नॉट करके। तो क्या मान सकते हैं, सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये आएगा C नॉट बाई 3 सिंपली। तो C नॉट बाई 3, C नॉट बाई 3 दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है P से। Q वाला पार्ट देखते हैं, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, ये S1 है, ये S4 है, ठीक है? विद S2 शॉर्टेड विद S3, S2 S3 शॉर्ट कर दिया, मतलब देखिए ये, अच्छा हाँ, हम थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। P के साथ हमारा ऑप्शन 3 मैच हो गया, P के साथ 3 इसमें नहीं है, B एलिमिनेट हो गया, ठीक है? अब Q वाला पार्ट देखते हैं, Q वाला देख के फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि Q वाला बाकी तीनों ऑप्शन में सेम ही है। R वाला पार्ट देखते हैं, R वाला भी R वाला 4 4 2 2 दे रखा है, ठीक है? तो और S, R और S में ट्राई करने वाला, Q ट्राई नहीं करते। Q में भी कर सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है? ज़रूरत नहीं होंगे ऑप्शन ढूँढने में। इन दोनों को बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट कर दिया है, इसको और इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। इन दोनों को शॉर्ट सर्किट करने से हमारा इसका जितना पोटेंशियल आ गया, इसका भी इतना पोटेंशियल आ गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे कोई कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो कैपेसिटर कैसे बनेगा? इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं एक ही प्लेट, मतलब सीधा कनेक्ट करवा दे, एक ही प्लेट मान लेते हैं। तो अगर एक ही प्लेट मान लिया तो सी नॉट दो ही रहेगा, तो दो ही रह गए, तो इसका आ गया सी नॉट बाई 2, पैरेलल के फॉर्मूलाज लगेंगे रेजिस्टर वाले, और सीरीज में है कैपेसिटर, तो सी नॉट बाई 2 है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 में क्यू मैच हो रहा है, ठीक है? सब में 2 दे रखा है तो फायदा नहीं है। अब आर वाला देखते हैं, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, S1 S2 S3 S4 पूछ रहा है S1 और S3 में, मतलब एक में 0 दूसरे में V लगा दिया। जब S2 और S4 कनेक्टेड है, शॉर्टेड है, तो मतलब S2 और S4 को कनेक्ट करवा दिया गया है, तो इसका पोटेंशियल x को होगा, तो इसका भी x होगा, निकाल लेते हैं अभी। एक पॉइंट हम 0, दूसरा पॉइंट हम V रख देते हैं, बीच में एक x रख देते हैं, तो x और 0 में पहला कैपेसिटर, x और V में एक है, और x और 0 में पहला, दूसरा x और V में, ठीक है? अभी V और x में एक है, दूसरा है V और x में दो कैपेसिटर है ना, तो एक और जाएगा, बस खत्म, निकाल लीजिए। सी नॉट है, इन दोनों का पैरेलल हो गया 2 सी नॉट, मतलब सी नॉट के साथ 2 सी नॉट का होगा, सी नॉट इंटू 2 सी नॉट, अरे इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से 2 सी नॉट आ गया। अब ये 2 सी नॉट और इस वाला सी नॉट सीरीज में है, तो अब उसका फॉर्मूला लगा रहा है ना, सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, सो सी नॉट इंटू 2 सी नॉट डिवाइडेड बाई 3 सी नॉट आ गया, तो क्या मिल रहा है?
2c0/3, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 2c0/3 4, ये मैच कर रहे हैं हमारा आर के साथ, ठीक है। आर के साथ 4 मतलब ए और सी, मतलब डी हम कैंसिल कर देते हैं। अब ए और सी में ढूंढना है एस निकाल के। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विद S3 शॉर्टेड टू S1, S2 शॉर्टेड टू S4, ठीक है। अब बोल रहा है कि कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 निकाल लेते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा इरेज करते हैं। 1 2 3 4, S1 S2 S3 S4, ठीक है। ओके, इजी है बट मतलब बार बार करना पड़ रहा है एक ही चीज को, एक ही क्वेश्चन पैटर्न के टाइप को बार बार करना पड़ता है, तो इसमें तो इजी आसान बन गया ना, थोड़ा आप टाइम लगाओगे तो हो जाएगा। ओके, तो लास्ट वाला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बिटवीन S1 एंड S2 निकालने हैं, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे V लगा देते हैं। विद S3 शॉर्टेड टू S1, S1 के साथ S3 को शॉर्ट कर दिया, ये वाला 0 बन गया। और S2 शॉर्टेड टू S4, S2 को शॉर्ट कर दिया S4 के साथ, तो ये वाला V बन गया। ये तो बहुत आसान हो गया। 0 और V, कितने कैपेसिटर आ गए बीच में, 0 के बीच में 1, 0 और V के बीच में 1, 0 के 3, तो मतलब सीधा सीधा 3 आ रहा है ना, 3 पैरेलल आ रहा है। तो 3 अगर पैरेलल आ रहा है तो क्या आएगा, 3C0। तो लास्ट वाला ऑप्शन 3C0, 3C0 किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, S, मतलब S के साथ कौन सा 1 कनेक्टेड है, तो S के साथ 1 मतलब C। ए भी रॉन्ग होगा क्योंकि 5 दे रखा है, ठीक है। तो S के साथ 1 करेक्ट, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। टफ है क्या कुछ भी, सही से बोलना। बिल्कुल नहीं है, टफ नहीं, एकदम से टफ नहीं है। जेई मेन का और ठीक लेवल में अगर प्रिपरेशन करोगे, पता नहीं आप जेई मेन का प्रिपरेशन का मतलब क्या समझते हो। बेसिक एचसी वर्मा का किताब अगर करने का एबिलिटी हो, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर आपने कर लिया हो जेई मेन का, जेई एडवांस का, मुझे नहीं लगता। और भी प्रैक्टिस बुक्स है, बीएम शर्मा करते हैं, कोई डीसी पांडे करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोचिंग मटेरियल्स करते हैं, इतना झंझट की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, सही एक सही किताब से कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। फिर जो भी जहाँ भी आपका क्लास है, क्लास का लेक्चर भी सही ढंग से ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, और वो करिए, टीचर की बात सुनिए। फिर तो ये इसमें क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका ऑप्शन आ रहा है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखते हैं एक बार। ऑप्टिक्स से है, लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर पे आके लाइट गिर रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन दिया हुआ है। इंसिडेंस एंगल बोल रहा है थीटा नॉट, एंड रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है फाई नॉट। तो एक स्फीयर ड्रॉ ही कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन बाकी बाद में पढ़ते हैं। ओके, इसको थोड़ा तो बोल रहा है स्फीयर में, ये हो गया परपेंडिकुलर रेडियस से, स्फीयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है थीटा नॉट, और ये रिफ्रैक्ट हो गया डेंसिटी एन, डेंसिटी नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, और ये रिफ्रैक्ट हो गया फाई नॉट एंगल पे। अगर रिफ्रैक्ट होता है तो फिर ये तो दोनों साइड रेडियस रेडियस इक्वल है, ये वाला एंगल भी हो गया फाई नॉट, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से वापस आएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि बोल रहा है कि then partly reflects from the back surface, reflects from the back surface, the reflected ray then emerges out of the sphere after a partial refraction, ठीक है। the total angle of deviation of the emergent ray is alpha, total deviation दे रखा है कितना, अल्फा, ठीक है। अभी लिस्ट वन और लिस्ट टू मैच करवाना है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 180 रखने के लिए बोल रहा है। फिर एन का, इसमें भी अल्फा इक्वल्स टू 180, इसमें भी अल्फा इक्वल्स टू 180। उसके बाद एन का अलग अलग वैल्यूज दे रखा है। फिर हमें बोल रहा है कि एंगल थीटा नॉट कौन सा आएगा, फाई नॉट कौन सा आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम पहले अल्फा निकाल लेते हैं, मतलब टोटल डेविएशन। तो रे आके यहाँ पे गिर रहा है, उसके बाद ये हो गया एक और परपेंडिकुलर, तो अभी ये थीटा फाई नॉट हुआ, तो ये भी फाई नॉट, ये वाला एंगल भी फाई नॉट हो गया ट्राइंगल के हिसाब से। अब रिफ्रैक्शन के बाद दूर जाएगा इस तरह। तो अगर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से थीटा नॉट इंसिडेंस एंगल पे फाई नॉट रिफ्रैक्शन एंगल बनता है, तो फाई नॉट अगर इंसिडेंस एंगल हुआ सेकंड रिफ्रैक्शन के केस में बोल रहा हूँ,
यहाँ पे अगर फाई नॉट इंसिडेंस हो गया तो रिफ्लेक्ट होके वो सेम थीटा नॉट ही क्रिएट करेगा। अब 3 जगह पे डेविएशन हुआ है, तो पहला डेविएशन मान लेते हैं डेल्टा 1, इसमें सिंपली दिख रहा है थीटा नॉट से आया और रिफ्लेक्ट हुआ है, तो माइनस फाई नॉट हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जिस इस पाथ में जाना चाहता था लेकिन गया इधर से, तो कितना डेविएट हो गया ये वाला, ऐसे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब डेल्टा 2 इसमें रिफ्लेक्ट हो गया है, तो हम पाई माइनस 2 ऑफ इंसिडेंस एंगल करेंगे। इंसिडेंस एंगल तो फाई नॉट ही है। थर्ड रिफ्लेक्शन के केस में वहाँ पे फिर से थीटा नॉट माइनस फाई नॉट ही आएगा। तो टोटल जो है इसको वो क्वेश्चन में वो लोग बोल रहे हैं अल्फा, टोटल डेविएशन। अब ऐड हो जाएंगे सीधा सीधा, क्यों? क्योंकि सारे क्लॉकवाइज ही हुए हैं डेविएशन, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो इसमें ऐड करेंगे तो हमें आ रहा है पाई प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। अब ऑप्शंस में जाते हैं। 3 ऑप्शन में मतलब लिस्ट 1 के 3 जगह में अल्फा इक्वल्स टू 180 रखने बोल रखा है, तो हम पाई पुट करते हैं, मतलब 180। उसके बाद पाई प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। पाई पाई कैंसिल हो रहा है, थीटा नॉट सिंपली दिख रहा है हमें 2 फाई नॉट। इसको यूज कर लेते हैं हम स्नेल्स लॉ लगा के सिंपली। तो कहाँ पे लगाना है? इस जगह पे अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। 1 इंटू साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू n इंटू साइन फाई नॉट हो गया। अब इसमें साइन फाई नॉट जो है, थीटा नॉट जो है, इस जगह पे हम 2 फाई नॉट को वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो साइन थीटा नॉट की जगह हम लिखते हैं साइन 2 फाई नॉट इक्वल्स टू n साइन फाई नॉट। तो इसमें आ गया 2 साइन फाई नॉट मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई नॉट, डिवाइड कर रहे हैं मतलब इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इक्वल्स टू n साइन फाई नॉट। साइन फाई नॉट कैंसिल हो गया, कॉस फाई नॉट का हमें मिल रहा है n/2। अब इसके हिसाब से तीनों ऑप्शंस को जज करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहे हैं, ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 2, अल्फा 180 तो हमने लगा दिया, n इक्वल्स टू 2, देन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या होगा? n अगर 2 हो गया तो n को अगर 2 मानेंगे तो ये हो गया 1, तो फाई नॉट आ रहा है हमारा 0। ठीक है, कहाँ पे है 0? 5 पे, मतलब 5 पे हमने p लगा सकते हैं लिस्ट का। लिस्ट 2 का 5 नंबर मैचेस विद p ऑफ लिस्ट 1। अब q में √3 बोल रखा है, n √3 अगर होगा तो cos का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। √3/2 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, वो फाई नॉट का वैल्यू दे रहा है 30 डिग्री। अच्छा, हमें यहाँ पे एक्चुअली नॉट फाई नॉट, थीटा नॉट पूछ रहा है, तो फाई नॉट 0 हो गया, तो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें वो 0 ही आ रहा है। ठीक है, पहला वाला ठीक है। दूसरे वाले में फाई नॉट 30 आ रहा है, मतलब थीटा नॉट हो जाएगा 2 फाई नॉट, जब जब अल्फा 180 होता है तब, उसी केस के लिए। तो ठीक है, तो इसमें आ रहा है 60 डिग्री, 60 ढूंढते हैं, n√3 में हमें 60 पुट करना है, तो q के लिए ये वाला। अभी ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं कुछ। q में 2 होना चाहिए, q में 1 है, q में 1 है, ये दोनों कैंसिल कर दिया, q में 2 है। अब हम ढूंढ लेते हैं, p में 5 होना चाहिए, p में 5 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है p में 5, बस ऑप्शन आ गया। बाकी सेम केस n √3 अल्फा 180। अब फाई नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, तो फाई नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, और n√2 और थीटा इस बार, थीटा नॉट इस बार 45 दे रखा है, सीधा सीधा स्नेल्स में बिठाए आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं हो रहा है, ऑप्शन निकल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें 30 डिग्री एंड 0 डिग्री भी दे रखा है साथ में। 0 क्यों? अगर, कहाँ गया डायग्राम? हाँ, डायग्राम पे देखिए, अगर सीधा सीधा 0 डिग्री में इंसिडेंट होता तो स्ट्रेट जाता, और जिस पाथ पे जाता वहां पे भी परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता, तो उसी पाथ में वापस आता। तो अगर जिस पाथ पे जाके उसी पाथ पे वापस आया, तो जाना चाहता था इधर, नहीं लेकिन आया इधर, मतलब डेविएशन तो हमारा 180 ही आया। ठीक है, अल्फा अल्फा जो है ना 180 बोल दिया है, वो आया, तो 0 में भी हो रहा है, और दूसरा एक एंगल हमारा 30-60 जो भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये इजी सा क्वेश्चन था। अब सेक्शन 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 2024 जेईई एडवांस्ड पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये।
LCR से आ रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, देखना। बोल रहा है कि सर्किट दिखा दिया है उसमें, अच्छा एल है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है और एक आइडियल बैटरी लगा रखा है। दो स्विचेस है K1 K2, इनिशियली बोथ द कीज आर ओपन, ठीक है, दोनों ओपन है। देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, यहाँ तक उन्होंने इंट्रोडक्शन लगाया। अब शुरू होता है क्वेश्चन यहाँ से। एट एन इंस्टेंट की K1 इज क्लोज्ड एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस द करंट, इमीडिएटली आफ्टर बोल रहा है, द करंट इन आर नॉट इज फाउंड टू बी I1, ठीक है। बोल रहा है कि पहले K1 को क्लोज कर दिया, उसके बाद कैपेसिटर अभी सर्किट में है नहीं, इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि आर नॉट पे यहाँ पे करंट I1 है, वो कितना होगा। तो t इक्वल्स टू जीरो पे, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो गया। तो t इक्वल्स टू जीरो पे मतलब क्या, ये एल आर सर्किट जैसा बिहेव करे। एल आर सर्किट में जो इंडक्टर है वो t इक्वल्स टू जीरो में करंट जाने नहीं देता है, तो I1 शुड बी जीरो। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम थोड़ा लिस्ट को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर्स इज जीरो, मतलब वन का तो सीधा सीधा पी के साथ मैच होना चाहिए। पी का वन, पी का वन, पी का वन नहीं है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी काट देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स स्टेडी स्टेट वैल्यू I2, मतलब उसी स्टेज में के वन क्लोज करने के बाद, अब टी इक्वल्स टू जीरो नहीं है, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट बोल रहा है, तो उसमें करंट मिला I2। तो उसमें क्या ये है, सिंपल प्लेन वायर बन जाता है टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी में, जो हमारा इंडक्टर है। तो उसमें तो सिंपली I2 हो जाएगा, बैटरी लगा हुआ है 20 का और रेजिस्टर है 5, मतलब 4 एम्पियर्स का करंट आ जाएगा। तो I2 4 आ रहा है, लिस्ट 2 में 4 है। तो इसका मतलब जो Q है ये है ऑप्शन 3 में, तो Q में 3 होगा, Q में 3 इन दोनों में है, Q में 2 है, तो ऑप्शन बी भी हमने कैंसिल कर दिया। ऑप्शन ए और सी से ढूंढना है अभी। और दूसरा एक ऑप्शन देखा, अब किस में अलग अलग है वो ढूंढते हैं। देखो पी और क्यू हमने दे दी, आर दोनों में सेम है, तो आर स्टेटमेंट को करके कोई फायदा नहीं। हम्म, फायदा नहीं मतलब निकालेंगे कैसे, डिस्टिंग्विश करेंगे। डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें, इसीलिए ना मैं पूरा क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शंस में जा रहा हूँ, वो नहीं तो आप ज्यादा टाइम खर्च कर दोगे ना। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। तो हाँ, तो हम सीधा सीधा एस को ट्राई करते हैं रेदर देन आर। एस में क्या, एस में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन वोल्ट। कौन सा वी नॉट देखते हैं। देयरफॉर, देयर आफ्टर, उसके बाद बोल रहा है कि K2 को भी क्लोज किया है, ठीक है। टी इन्फिनिट में इसमें करंट आ गया 4 एम्पियर, उसके बाद इसको K2 को भी क्लोज कर दिया एंड साइमल्टेनियसली K1 इज ओपन, K1 को ओपन कर दिया। अच्छा ठीक है, फाइन, K1 इज ओपन एंड द वोल्टेज अक्रॉस C नॉट ऑसिलेट्स विद एम्पलीफायर। अब तो ये LC सर्किट हो गया। 4 एम्पियर करंट जनरेट करने के बाद की खोल दिया, तो सिंपली LC सर्किट हो गया। LC ऑसिलेशन का बाद बोल रहे हैं एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड V नॉट, ठीक है। तो अब अगर इसमें कैपेसिटेंस में V नॉट आ रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा। L में जब करंट प्रोड्यूस किया था हमने, हाफ LI² एनर्जी दिए थे, वही एक बार कैपेसिटर में जाएगा, एक बार इंडक्टर में रहेगा वही एनर्जी। अब ये एनर्जी कब दिया था, जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया था हमने, इंडक्टर में दिया था। अब ये कैपेसिटर में जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ C V0², वही वाला वोल्टेज, ठीक है, ऑसिलेशन वाला। तो इसको तो सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हाफ इंटू एल का वैल्यूज वगैरह दिया होना चाहिए, हाँ डायग्राम में दिया हुआ है। 25 मिली हेनरी, मिली में है, तो हम 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर देंगे। आई तो 4 एम्पियर है, तो सीधा सीधा 4² इंटू हाफ। सी कैपेसिटेंस किस में दिया हुआ है, 10 माइक्रो में है, माइक्रोफेराड, तो इसको 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई V0²। अब V0 हमारा SI में चला आएगा, SI यूनिट में, ठीक है। ओके अच्छा है ना, इजी सा लग रहा है। ओके, अब हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करते रहते हैं। 10⁻³ यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, इसको काट के 10⁻³ हो गया और क्या करें, एक 10 इसको कैंसिल करेंगे तो इसमें 10⁻² आ जाएगा, मतलब इस साइड पे आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वल्स टू V0²। अब तो V0 आ गया रूट अंडर 25 इंटू 100 इंटू 16, क्या आ रहा है देखते हैं, 5 10 4, मतलब 200
200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट आ रहा है, सिंपल सा है। तो हमारे लिस्ट पे द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन वोल्ट इज 200, ऑप्शन 5। तो मतलब एस इक्वल्स टू 4 जो है वो गलत हो गया, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एस के साथ 5 मैच कर रहे हैं। तो ठीक है, इसके साथ 2024 का पेपर 1 यहाँ पे डिस्कशन खत्म होता है। आई होप कि जो भी मेथड्स ट्रेडिशनल के बाहर था वो आपको बहुत ही अच्छा लगा और इसको सॉल्व करने में, मेरे साथ सॉल्व करने में आपको आसान लगा चीज़ें। ठीक है, इतना भी कुछ भी टफ ऐसा कुछ नहीं है, वो वहम दिमाग से निकाल दीजिए। एडवांस बहुत ही इजीली आप लोग टैकल कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक होने चाहिए और नॉर्मल पढ़ाई करिए, जो भी कॉन्सेप्चुअली अच्छे किताब से, अच्छे लेक्चर से पढ़ाई करिए। तो उसके बाद हम पेपर 2 में शिफ्ट हो जाएंगे 2024 का। उसी बीच में 2023 का पेपर 1 भी करने का मेरा मन कर रहा है अभी, ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके लिए तो करेंगे, और बीच में पाथफाइंडर और इरोडोव का भी आता रहेगा, तो सभी में अपना अटेंडेंस देते रहिएगा। थैंक यू। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।